जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है तटीय मैदान और द्वीप के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में चर्चा की। आज हम लोग तटीय मैदान और द्वीप के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले यदि तटीय मैदान के बारे में मैं चर्चा करूं, ये आपको बोलूं कि तटीय मैदान क्या होता है, तो आप साधारण सा यहां मीनिंग समझेंगे। तटीय यानी कि वह क्षेत्र जो जल के साथ अपनी सीमा स्पर्श कर रहा होगा, यानी कि वह भूभाग जो पानी के साथ लगा हुआ है वह तटीय क्षेत्र है, वह कोस्टल पार्ट है। और दूसरा हम लोग एक वर्ड यहां यूज कर रहे हैं मैदान। तो मैदान की हम लोग बात कर ही चुके हैं कि ऐसा भूभाग जिसकी ऊंचाई समुद्र सतह से 500 मीटर होती है उसको हम लोग मैदानी क्षेत्र कहते हैं। तो यदि तटीय मैदान के बारे में हम लोग चर्चा करें तो भारत का जो साउथ वाला पार्ट है, जो एक प्रायद्वीप के रूप में हम लोगों को दिखाई दे रहा है, इस प्रायद्वीपीय भूभाग के बारे में यदि हम लोग देखें तो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट वाला जो पार्ट है हमारा, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम वाला भाग है, जिसको हम लोग पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, और इस वाले भागों को हम लोग पूर्वी घाट के नाम से जान रहे हैं। इस पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट वाले क्षेत्र में ही नदियों के द्वारा, खासकर प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा जो अवसाद का जमाव हुआ है, और इसके अलावा जो आपकी समुद्री लहरें हैं, सी वेव्स जो हैं, उन समुद्री लहरों के द्वारा जो निक्षेप या जमाव हुआ है, उनके कारण आप लोग देखेंगे निर्माण हुआ है तटीय मैदान का। किसका निर्माण हुआ है? तटीय मैदान का। तो तटीय मैदान के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है? तो सी वेव्स है, समुद्री तरंगे जो अपने साथ बालू है ना, या फिर कंकाल किसके, कोरल के, या फिर फ्रेगमेंटल मटेरियल्स या चट्टानों के टूटे हुए टुकड़े यदि लाकर के किसी तटीय क्षेत्र वाले पार्ट पर लाकर जमा कर देगी तो उससे जो मैदान बनेगा उस मैदान को कहा जाएगा तटीय मैदान या कोस्टल प्लेन। तो तटीय मैदान के निर्माण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है सागरी तरंगे या उनके द्वारा लाया गया बालू का जमाव, और दूसरा हम लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं नदियों के द्वारा या प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टियां हैं या निक्षेप है या अवसाद है, उसके जमाव को हम लोग बोल रहे हैं तटीय मैदान। अब ये पूर्वी तटीय मैदान और एक पश्चिमी तटीय मैदान, ये वाला जो भाग है हमारा, ये पूर्वी तटीय मैदान है, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, और ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ठीक है। यदि मैं पश्चिमी तटीय मैदान की मैं बात करना चाहूंगा तो हम देखेंगे गुजरात से लेकर गोवा तक का जो क्षेत्र होगा, गुजरात से लेकर गोवा तक का जो क्षेत्र है वह कहलाता है कोंकण कोस्ट। गुजरात से गोवा के बीच में जो तटीय मैदान वाला क्षेत्र है इसको क्या कहा जा रहा है? तो आप कहेंगे इसको कोंकण तट कहते हैं। यदि मैं देखूं गोवा से मंगलोर एक स्थान है, कहां पर? कर्नाटका वाले क्षेत्र में। तो इस गोवा से मंगलोर तक का जो क्षेत्र होगा यह कहलाएगा कन्नड़ तट, या क्या कहलाएगा? कन्नड़ तट कहलाएगा। गुजरात से गोवा कोंकण, गोवा से मंगलोर कन्नड़। और यदि मंगलोर से हम कहां तक जाएं? कन्याकुमारी तक जाएं, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, तो इस कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र होगा इसको कहा जाएगा मालाबार तट, और यह हम लोगों को सबसे लंबा भी दिखाई देता है। तो गुजरात से गोवा के बीच में यदि आप लोग देख रहे हैं तो कोंकण, गोवा से मंगलोर के बीच में देख रहे हैं तो कन्नड़, और मंगलोर से कन्याकुमारी के बीच में हम देख रहे हैं तो मालाबार तट है। यदि हम लोग पूर्वी तटीय मैदान पर आ जाते हैं, और पूर्वी तटीय मैदान के बारे में हम लोग यदि चर्चा करें तो उड़ीसा से आंध्र प्रदेश के बीच वाला जो क्षेत्र है, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश के बीच का जो तटीय क्षेत्र है इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी सरकार, या इसी को हम लोग कहते हैं उत्तरी सरकार के साथ हम इसको एक और नाम से जानते हैं उत्कल तट, ये इसको एक और नाम से जाना जाता है कलिंग तट। कलिंग युद्ध के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, अशोक जब आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा तो उत्तरी सरकार, उत्कल तट और कलिंग तट। ठीक है। इन तीनों को हम बोल रहे हैं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में।
उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच का जो तटीय क्षेत्र है वो क्या कहला रहा है? उत्तरी सरकार तट या उत्कल तट या कलिंग तट। और यदि आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बीच में हम लोग चले जाएं, आंध्र प्रदेश से यदि हम लोग तमिलनाडु के बीच में चले जाएंगे तो इसके तमिलनाडु के बीच वाला जो क्षेत्र होगा यह कहलाएगा कोरोमंडल तट, या क्या कहलाएगा? कोरोमंडल तट। तो आप लोग देख रहे हैं मुख्यतः उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच का जो तटीय मैदान है वो कहला रहा है उत्तरी सरकार या उत्कल तट या कलिंग तट, और आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बीच वाला जो तट है वो कहला रहा है कोरोमंडल तट। क्या कहला रहा है? कोरोमंडल तट। तो इस प्रकार से पूर्वी तटीय मैदान में दो बड़े हम लोगों को तट दिखाई दे रहे हैं, एक का नाम है उत्कल तट या कलिंग तट या फिर उत्तरी सरकार तट, और दूसरा जो आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बीच में है उसका नाम है कोरोमंडल तट। अब यहां से एक प्रश्न हम लोगों से पूछ लिया जाता है कि जो कोरोमंडल तट वाला जो क्षेत्र है इसका अधिकांश जो विस्तार है हम लोगों को तमिलनाडु वाले क्षेत्र में मिलता है। और यदि हम लोग लौटते हुए मानसून की बात करें, रिट्रीट ऑफ मानसून की, सितंबर माह के बाद में जब सूर्य की किरणें मकर रेखा की तरफ चमकना शुरू करती है और दक्षिणी गोलार्ध वाले भाग में निम्न दाब का क्षेत्र और उत्तरी गोलार्ध वाले भाग में उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, तब भारत में जो मानसूनी पवनें होती हैं उनकी दिशाएं पलट जाती हैं, वह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलना शुरू करती है, जिसको हम लोग लौटता हुआ मानसून या फिर उत्तर पूर्वी मानसून या शीतकालीन मानसून के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो यह लौटता हुआ मानसून या रिट्रीट मानसून सबसे अधिक वर्षा भारत में किस स्थान पर करवाता है? तो कोरोमंडल तट पर करवाता है। कई बार हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है कि तमिलनाडु के अधिकांश क्षेत्र में जो वर्षा होती है बताइए वह किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर पूर्व मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से या फिर मानसून पूर्व वर्षा से? तो उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून जो है वह सबसे अधिक वर्षा कहां करवाता है? कोरोमंडल तट पर, या फिर हम कहेंगे तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पर। ठीक है, तो कोरोमंडल तट की विशेषता हम लोगों को समझ में आ गई। आगे हम लोग देखेंगे तो जो मालाबार का तटीय क्षेत्र है जिसके किनारे केरला वाला राज्य हम लोगों को दिखाई दे रहा है, इस केरला वाले राज्य के किनारे हम लोग देखेंगे तो यहां पर कुछ हम लोगों को बैक वाटर मिल जाएंगे, कुछ हम लोगों को तट के ऐसे क्षेत्र मिलेंगे जहां पर हम लोगों को क्या मिल रहा है? पानी वाला जो क्षेत्र है, या हम लोग ऐसा कह रहे हैं कि वाटर जो बॉडी थोड़ा सा अंदर हम लोगों को धसा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग पश्च जल या बैक वाटर के नाम से भी जानते हैं। पश्च जल या बैक वाटर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इस मालाबार तटीय क्षेत्र की हम बात करें तो केरल के किनारे मालाबार तट पर, मालाबार के तटीय क्षेत्र पर हम लोग को यहाँ पर पश्च जल वाले संरचना भी मिलती है, जिसको हम लोग कयाल के नाम से भी जानते हैं। यह प्रश्न हम लोगों से मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है कि कयाल जो संरचना है भारत के किस तटीय क्षेत्र पर मिलती है? तो केरल के तटीय क्षेत्र पर या मालाबार के तटीय क्षेत्र पर। और ये जो कयाल वाले क्षेत्र होते हैं या बैक वाटर जो होते हैं पश्च जल, ये एक्वाटिक कल्चर के लिए, या हम लोग सामान्य सा कहें तो फिश वगैरह के प्रोडक्शन के लिए उचित होते हैं, या यूं बोले कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे फिश का प्रोडक्शन भी मिलता है। खास करके केरल के तटीय क्षेत्र में आपने देखा होगा तो जो बैक वाटर रीजन है वहां पर एक चिचिल्ड फिश हम लोगों को सामान्यता मिलती है। ठीक है, और इसी तरह का जो क्षेत्र होता है, जब हम लोग ऐसा कह दें कि जब तटीय जो पानी है, कोस्टल जो वाटर है, जब तटीय जल किसके साथ? सैंड पार्टिकल्स, रेत के द्वारा या चट्टान के द्वारा या प्रवाल के द्वारा, जब तटीय जल रेत, चट्टान या प्रवाल के द्वारा सेपरेट हो जाता है, पृथक हो जाता है, यानी कि ये जो कोस्टल वाला वाटर हम लोग को दिख रहा था, यदि ये चौथी साइड भी आकर के या तो सैंड पार्टिकल्स या रॉक फ्रेगमेंट या प्रवाल जो है मूंगा, उसका जो कंकाल है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, उसका आकर के यदि वहां पर जमा हो जाता है तो यही आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि इसमें बदल जाते हैं लेगून में। क्या बन जाते हैं? लेगून बन जाते हैं। जैसे हम लोग केरल के किनारे यदि बात करें तो केरल के किनारे हम लोगों को मिल जाता है बेम्बनाड लेगून, अष्टमुड़ी लेगून, बेम्बनाड, अष्टमुड़ी। आंध्र प्रदेश के यदि हम कोस्टल पार्ट में चले जाएंगे तो यहाँ पर पुलिकट लेगून मिल जाएगा, और यदि हम लोग उड़ीसा के कोस्टल वाले पार्ट में चले जाएंगे तो यहाँ चिल्का लेगून मिल जाएगा, और ये जो चिल्का लेगून है ये भारत का सबसे बड़ा लेगून भी है। ठीक है,
तो लेगुन क्या है, कयाल क्या है, यहां पर हम लोगों ने समझा है, क्योंकि यहां से हम लोगों से प्रीलिम्स में पहले क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। आगे हम लोग देखें इस तटीय मैदान के बाद, तो अगला जो हमारा टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं, द्वीप आइलैंड। यदि इस द्वीप आइलैंड के बारे में मैं चर्चा करूं बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग आइलैंड या द्वीप किसको बोलते हैं, तो ऐसा लैंड मासेस जो सराउंडेड हो वाटर बॉडी से ऑल दी साइड्स, सभी तरफ। ऐसा भूभाग, ये मान लीजिए लैंड मासेस से जमीन का कोई हिस्सा है और चारों तरफ ये घिरा हुआ है, सराउंडेड है किससे, वाटर बाउंड्री से, है ना, जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। ऐसा भूभाग जो चारों ओर जल से घिरा हो, पानी से घिरा हो, ऐसे भूभागों को हम लोग द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। इसमें हम लोगों ने एरिया स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि इतने वर्ग किलोमीटर से बड़ा या छोटा होगा तो ही हम उसको द्वीप कहेंगे। सामान्य से हम लोगों ने यह परिभाषा बनाई है, क्या, ऐसा भूभाग जो चारों ओर किससे घिरा हुआ है, जल से, उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। यदि हम लोग निर्माण के आधार पर देखें तो लगभग 5 प्रकार के द्वीप हम लोग देखेंगे मुख्यतः। सबसे पहला एक विवर्तनिक द्वीप या टेक्टोनिक आइलैंड होता है। विवर्तनिक द्वीप या जिसको हम टेक्टोनिक आइलैंड बोलते हैं, इसका निर्माण कब होगा, जब किसी लैंड पार्ट का, जब किसी भूभाग का या तो सबसिडेंस हो जाए पार्शियली, आंशिक रूप से वो डूब जाए, या फिर उसका अपलिफ्टमेंट हो जाए, ऊपर उड़ जाए। मान लीजिए कोई वाटर बॉडी था और उसके टेक्टोनिक प्रोसेस के कारण, ये कोई वाटर बाउंड्री है या वाटर आपका बॉडी है और इसमें कोई चट्टानी भाग है, यदि ये आपस में टकरा करके टेक्टोनिक प्रोसेस वगैरह के कारण ऊपर उड़ जाए, या फिर किसी लैंड मासेस का सबसिडेंस हो जाए, नीचे धस जाए आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं, यदि पूर्ण रूप से यदि वो पानी के अंदर धस जाएगा तो वो बना लेगा ओशन बॉटम रिलीफ, जलमग्न कोई संरचना बना लेगा, वह फिर द्वीप के रूप में हम लोगों को दिखाई नहीं देगा। तो जब विवर्तनिक क्रिया के कारण कुछ सागर महासागर खाड़ी के किनारे वाला भाग ऊपर उड़ जाए या आंशिक रूप से नीचे धस जाए, तो उससे बनने वाला जो द्वीप होगा वह कहलाएगा विवर्तनिक द्वीप या टेक्टोनिक आइलैंड। जैसे हम लोग देखेंगे अटलांटिक महासागर में जो वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज जो है वह इसी प्रकार का द्वीप है, और कुछ अंडमान और निकोबार के, कुछ द्वीप अंडमान और निकोबार के, कुछ द्वीप अंडमान एवं निकोबार के, अंडमान और निकोबार के, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है या अराकान युमा पर्वत का दक्षिणी भाग है, अराकान युमा पर्वत का दक्षिणी भाग है। ठीक है, तो विवर्तनिक द्वीप का निर्माण कैसे हुआ, विवर्तनिक द्वीप का निर्माण हुआ किसी भूभाग के आंशिक रूप से जल में धंस जाने से, या फिर किसी जलीय क्षेत्र के आसपास या जल के क्षेत्र के अंदर वाले भूभाग के कहां उड़ जाने से, ऊपर। दूसरे प्रकार का हम द्वीप का निर्माण करते हैं अपर्दन मूलक, अपर्दन मूलक जिसको हम लोग इंग्लिश में इरोजनल आइलैंड भी बोलते हैं, अपर्दन मूलक द्वीप। ये अपर्दन मूलक द्वीप कैसे बनेगा, तो जब कोई चट्टानी क्षेत्र है और ठंडा क्षेत्र है और वहां आइस कवर्ड रीजन है, ये कोई माउंट्स है, हिल्स है, और इस माउंट से हिल्स वाले पार्ट पर हम लोगों ने डिपोजिशन करवा रखा है आइस का। मान लीजिए इस पर बर्फ का जमाव है, और जब ये बर्फ का मेल्टिंग होगा, आइस की मेल्टिंग होगी, तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारा मुलायम चट्टान वाला भाग था वो टूट करके नीचे आ जाएगा और कठोर चट्टानी भाग अपने स्थान पर शेष रहेगा। कठोर चट्टान वाला जो भाग है वो वहीं पर शेष है, और मुलायम चट्टान वाला जो भाग था वो हिमानी के साथ अपर्दन क्रिया के साथ नीचे आ गया है। जो आप देख रहे थे, मान लीजिए हम इस येलो कलर के साथ में जो हम लोगों ने मान लीजिए कि सॉफ्ट रॉक वाली चट्टान थी, मुलायम चट्टान थी, और इस मुलायम चट्टान का हमने क्या करवा दिया, अपर्दन करवा दिया। इस मुलायम चट्टान का हमने अपर्दन करवाया किसके द्वारा, जब ग्लेशियर या हिमानी या बर्फ का मेल्टिंग हुआ, पिघला वो, और पिघलने के साथ जब वो टूट कर नीचे आया तो अपने साथ मुलायम चट्टान को भी लेकर के आ गया। तो हम सिंपल सा कह देंगे कि जब मुलायम चट्टान नीचे आ जाएगी टूट करके अपर्दन की क्रिया के द्वारा, और कठोर चट्टान अपनी जगह पर शेष रह जाएगी, तो जब कठोर चट्टान वाला भाग चारों ओर किससे घिर जाएगा, पानी से, चारों ओर किससे घिर जाएगा, पानी से। कौन घिरेगा, कठोर चट्टान वाला भाग। तब हम लोग देखेंगे किस प्रकार के द्वीप का निर्माण होगा, अपर्दन मूलक द्वीप का निर्माण होगा। इसका सर्वोत्तम उदाहरण हम लोगों को देखने को मिलता है यदि हम लोग
उत्तरी अटलांटिक महासागर या कनाडा के ऊपर देखेंगे तो एक ग्रीनलैंड द्वीप हम लोगों को दिखेगा, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है। यदि हम लोग तीसरे प्रकार के द्वीप के निर्माण की चर्चा करें तो वह हमारा द्वीप है निक्षेप मूलक। निक्षेप मूलक, इंग्लिश में हम उसको कहेंगे डिपोजनल आइलैंड, निक्षेप मूलक द्वीप या डिपोजनल आइलैंड। इस द्वीप का निर्माण कैसे हो सकता है, तो हम कहेंगे जब नदी के द्वारा या सागरी लहरों के द्वारा, सागरी लहरों के द्वारा या हिमानी के द्वारा, या हिमानी के द्वारा अपने साथ जो पदार्थ बहाकर या अवसाद जो होते हैं उनको बहाकर लाया जाता है, वह कुछ इस प्रकार से जमा कर दे कि वह चारों तरफ जल से घिर जाए, तो उससे निर्माण हो जाएगा किसका, निक्षेप मूलक द्वीप का। जैसे मान लीजिए हमारा देश भारत, और इस भारत देश में हम लोगों ने एक नदी को यहां से निकालकर हम लेके आए जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, जो हम लोग भारत के बाहर से इस तिब्बत वाले क्षेत्र से हम इसको लेकर के आ रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करवाया है, और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करवाने के बाद हम लोग इसको असम वाले क्षेत्र में लेकर के जा रहे हैं। नामचा बरवा पर्वत के पास से भारत में प्रवेश करेगी, यू टर्न लेगी और असम होते हुए बांग्लादेश में चली जाएगी। जब हम लोग देखेंगे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ जो अवसाद को लेकर के आती है, इन अवसाद को असम वाले क्षेत्र में कुछ इस प्रकार से जमा कर देती है ना। किस प्रकार से जमा करेगी कि नदी के बीच वाले क्षेत्र में हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, अवक्षेप नदियों के द्वारा बहाकर लाएगा जो पदार्थ है, कंकड़ पत्थर मिट्टी जो भी है, और इस नदी का कुछ पानी इधर से और कुछ पानी हम देख रहे हैं इस साइड से निकल के जा रहा है और आगे जाकर के वापस से मिल रहा है। तो यदि इस नदी के सेंटर वाले पार्ट में हम लोग देखे हैं, यदि जमाव हो रहा है किसका, कंकड़ पत्थर मिट्टी का, तो यह किस प्रकार के द्वीप का निर्माण करेगा, निक्षेप मूलक। क्यों, क्योंकि यह निक्षेप हुआ है, जमाव हुआ है। जबकि इसके पहले वाले द्वीप में हमने अपर्दन करवाया था, इसलिए उसको अपर्दन मूलक बोला था। मुलायम चट्टान का अपर्दन करवाया था, इसलिए उसको अपर्दन मूलक बोला था। जबकि यहां पर हमने निक्षेप करवाया है, जमाव करवाया है, डिपोजिशन करवाया है, इसलिए इसको हम लोग निक्षेप मूलक द्वीप कह रहे हैं। यह तो बात रही नदी की। इसी प्रकार से ग्लेशियर में भी हो सकता है कोई हिमानी वाला क्षेत्र, यदि हिमानी को तोड़कर लेके आएगा और नीचे किसी प्लेन सरफेस पर ला करके डिपॉजिट कर देगा और वहां चारों तरफ घिर जाएगा किससे, जल से, तो भी हम लोग कह देंगे वह निक्षेप मूलक द्वीप कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर भी हम लोग देखेंगे जमा हुआ है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं या तो नदी या सागरी लहरें। सागरी लहरें भी इस प्रकार से वर्ग कर सकती है किसी तट वाले क्षेत्र के आसपास, या तो नदी या सागरी लहरें या हिमानी क्या करे, कुछ अवसाद का निक्षेप इस प्रकार से करवा दे कि वह चारों तरफ जल से घिर जाए, तो ऐसे द्वीप को हम क्या कह देंगे, निक्षेप मूलक द्वीप कह देंगे। और इसका सर्वोत्तम उदाहरण जो ब्रह्मपुत्र नदी पर हम लोग देखे हैं, माजुली जो द्वीप है असम में, माजुली जो द्वीप है, माजुली जो आइलैंड है, ये निक्षेप मूलक द्वीप ही है एक तरह से आप लोग देखेंगे तो। और इसको किसने बनाया है, ब्रह्मपुत्र नदी ने बनाया है। और ये किस राज्य में है, असम राज्य में है। और इसकी विशेषता क्या है, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन, माजुली द्वीप। किस राज्य में है, असम में है। किस नदी ने बनाया है, ब्रह्मपुत्र नदी ने बनाया है। किस प्रकार का है, निक्षेप मूलक है, डिपोजनल आइलैंड है। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम लोग देखेंगे तो एक प्रकार का द्वीप होता है जिसको हम ज्वालामुखी द्वीप कहते हैं। चौथे प्रकार का जो द्वीप है हमारा वो कौन सा है, ज्वालामुखी द्वीप, वॉल्केनिक आइलैंड, ज्वालामुखी द्वीप या वॉल्केनिक आइलैंड। अब हम लोगों को पता है ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो ज्वालामुखी का उद्गार के समय जो आपका फ्रेगमेंटल मटेरियल है, जो उससे निकलने वाला पदार्थ है, जब तक वो पृथ्वी की सतह के अंदर है तब तक वो क्या कहलाएगा, मैग्मा। और जब वो सतह के बाहर आकर के ठंडा होकर के जमेगा तो कहलाएगा लावा। जब तक अंदर है तब तक मैग्मा है, बाहर आने के बाद वो लावा कहला रहा है। तो जब उस ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा किसी सागर, महासागर या तट के किनारे वाले क्षेत्र पर, यानी कि कुल मिला के हम लोगों को जलीय क्षेत्र के आसपास उसको ठंडा होकर के जमा करवाना है। जैसे हमारे भारत में इस बंगाल की खाड़ी में यदि हम लोग यहां पर देखेंगे तो एक बेरन द्वीप है और एक नारकोडम द्वीप है।
बेरन द्वीप है और दूसरा कौन सा है, नारकोडम द्वीप है। ये दोनों जो द्वीप है किस प्रकार के हैं, ज्वालामुखी हैं। कैसे द्वीप है ये दोनों, ज्वालामुखी। यानी कि इनका निर्माण कैसे हुआ है, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा जब किसी महासागरी कटक या किसी सागर महासागर खाड़ी के तटीय वाले क्षेत्र में कुछ इस प्रकार से जमा हो जाए कि जमा होने के बाद जब ठंडा होकर के जमा हुआ तो जमा होने के बाद चारों तरफ वो किससे घिर जाए, जल से, तो इस प्रकार से जो द्वीप बनेगा वह कहलाएगा ज्वालामुखी द्वीप। जैसे दो द्वीप के उदाहरण आप लोगों ने देख लिए भारत में, एक बेरन द्वीप और एक नारकोडम द्वीप। दोनों जो द्वीप है ज्वालामुखी प्रकार के द्वीप है। इसमें बेरन जो है इसको हम कहते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, जबकि नारकोडम सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे तो हवाई द्वीप आपको मिल जाएगा प्रशांत महासागर में, अमेरिका का हिस्सा है। और दूसरा हम लोग को मिल जाएगा एल्यूशियन द्वीप, एल्यूशियन द्वीप, जो ये भी कहां पर है, ये भी हम लोगों को कहां मिलता है, अमेरिका में मिलता है या प्रशांत महासागर में मिलेगा यदि अलास्का के नीचे हम लोग देखेंगे तो। ठीक है, तो हवाई द्वीप, एल्यूशियन द्वीप प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में, और बेरन द्वीप और नारकोडम द्वीप दोनों आपको कहां मिल जाएंगे, बंगाल की खाड़ी में। कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां एक से अधिक द्वीपों का समूह होता है, जिसको हम आर्कीपेलागो बोलते हैं। आर्कीपेलागो उसको कहा जाता है, एक से अधिक द्वीपों का जो समूह होता है। और कहीं कहीं हम लोगों को ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा है वो ठंडा होकर के जब द्वीप बना लेता है तो कई सारी जगह हम लोगों को चापाकार आकार में भी द्वीप की आकृतियां दिखाई देती है। चाहे आप जापान से लेकर ताइवान तक देखेंगे प्रशांत महासागर के किनारे, तो एक आर्क शेप स्ट्रक्चर आपको ज्वालामुखी द्वीपों का वहां पर दिखाई देगा। ठीक है, अगला जो हमारा द्वीप का प्रकार है पांचवा, जिसका नाम है प्रवाल द्वीप, कोरल आइलैंड। प्रवाल द्वीप या जिसको हम क्या कह रहे हैं, कोरल आइलैंड। इस प्रवाल द्वीप के बारे में मैं चर्चा करूं तो हम जानते हैं कि जो प्रवाल द्वीप है एक सी मैराइन ऑर्गेनिज्म है, कोरल या मूंगा जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। ये मूंगा जो है इसके बेस्ट डेवलपमेंट के लिए चार स्थितियां बहुत महत्वपूर्ण होती है, चार कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा बेस्ट होती है, सुटेबल होती है इसके सर्वाइवल के लिए। सबसे पहला, ये उस स्थान पर सबसे ज्यादा वृद्धि करता है मूंगा जहां पर सूर्य की किरणें थोड़ी ज्यादा पड़ेगी, यानी कि उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है कर्क और मकर रेखा के बीच वाला, इस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक हम लोग देखेंगे मूंगा जीव उत्पन्न होगा। दूसरा, जहां पर ये हम लोग देखेंगे ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा, उसका तापमान लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लवणता 20 से 30%, और यदि हम गहराई देखेंगे तो लगभग 200 फीट के समथिंग होना। इससे ज्यादा होगा तो सूर्य की किरणें वहां पर नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि ये जो आपका प्रवाल होता है इसका एक जुक्सेनथेले शैवाल के साथ में सहजीवी संबंध होता है। जुक्सेनथेले जो एल्गी है, शैवाल है, शैवाल ऑटोट्रॉफिक होती है, स्वयंपोषी होती है और अपना खाना खुद बना लेती है, उसके साथ में इसका सहजीवी संबंध होता है, एक दूसरे के ऊपर दोनों की निर्भरताएं होती है। जब लार्ज क्वांटिटी में इस मूंगा की डेथ हो जाएगी और डेथ होने के बाद जब हम लोग देखेंगे इसका कंकाल जो है वो बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का। काय का बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट का। जब उस कैल्शियम कार्बोनेट के कंकाल का एक जगह एक्यूमुलेशन होगा, इकट्ठा वो होगा, जमा होगा, तो उस स्थान पर जो आइलैंड या द्वीप बनेगा उस द्वीप को हम कह देंगे प्रवाल द्वीप। क्या कह देंगे? प्रवाल द्वीप। तो जब अधिक मात्रा में मूंगा की मृत्यु होगी तो इस मूंगा के डेथ के कारण, इस मूंगा की मृत्यु के कारण जो इसका कंकाल है जो बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का, इस कैल्शियम कार्बोनेट के कंकाल के जमाव से जो द्वीप बनेगा उस द्वीप को क्या कहा जाएगा? कोरल आइलैंड या प्रवाल द्वीप कहा जाएगा। जैसे यदि हम लक्षद्वीप की बात कर लें तो भारत का जो लक्षद्वीप समूह है यह एक प्रवाल द्वीप है। दूसरा, यदि इस लक्षद्वीप के नीचे मैं मालदीव की बात कर लूं तो यह भी एक प्रवाल द्वीप का उदाहरण है ना। देश है ये लक्षद्वीप, भारत का हिस्सा जो अरब सागर में है, और उसी के नीचे मालदीव हम लोगों को मिल जाता है। यदि हम लोगों से प्रश्न इसके साथ एक और हम लोग को रिलेट कर लें कि यदि भारत में आपसे कोरल साइट्स के बारे में पूछ लिया जाए कि भारत में कितनी कोरल साइट्स हैं, भारत में कितनी कोरल साइट्स है, कितने प्रवाल क्षेत्र हैं, तो हम आसान सा आंसर दे देंगे कि जो कच्छ की खाड़ी वाला क्षेत्र है वहां पर भी हम लोगों को समुद्र के निक्षेप मिलते हैं, सी डिपोजिशन मिलते हैं। दूसरा, मन्नार की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है तमिलनाडु के किनारे,
ये भी सी डिपोजिशन, यहां पर भी हम लोगों को कुछ डिपोजिशन मिलते हैं। तीसरा भी हमने नाम दिया है लक्षद्वीप का, यहां पर भी हम लोगों को कुछ कोरल वाले पार्ट्स मिल जाएंगे या कोरल आइलैंड के फॉर्म में हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। और कुछ द्वीप किसके, अंडमान और निकोबार के, अंडमान और निकोबार के। तो अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, मन्नार की खाड़ी हो गई और कच्छ की खाड़ी हो गई। ये चार जो क्षेत्र हैं भारत में, ये कैसे हैं, कोरल साइड से हैं, है ना, प्रवाल हमारे क्षेत्र हैं। कौन कौन से, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार के कुछ आइलैंड। ये किस प्रकार से बने हैं, तो हम कहेंगे प्रवाल जो हमारा मूंगा जीव है उसकी डेथ होने के बाद में जो उसका स्केलेटन है कैल्शियम कार्बोनेट का, उसके जमा होने से बने हैं। और यदि हम लोग प्रवाल द्वीप के साथ में यदि हम प्रवाल भित्तियों की बात कर लें, कोरल रीफ्स की बात कर ले, तो हम देखेंगे तीन प्रकार की प्रवाल भित्तियां होती है। एक, यदि किसी तट के किनारे प्रवाल भित्ति का जमा हो रहा है तो उसको हम फ्रिंगिंग रीफ बोल देते हैं। यदि तट से थोड़ा सा दूर यदि जमा हो रहा है तो उसको हम बैरियर रीफ या अवरोधक प्रवाल बोल देते हैं। और यदि किसी द्वीप के चारों ओर या पूर्णतः वो द्वीप उसी से बन रहा है तो उसको हम लोग प्रवाल वलय या एटॉल बोल देते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी, या हम पूर्वी में भी बोल सकते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, केप यार्क प्रायद्वीप से हम लोग यदि नीचे की तरफ आएंगे तो वहां पर हम लोग को एक ग्रेट बैरियर रीफ मिलेगा। और ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है विश्व की सबसे लंबी मूंगे की चट्टान है, लगभग 1900 किलोमीटर। यदि पूछा जाता है कहां पर है तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में, मकर रेखा के ऊपर मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि कर्क और मकर के बीच का जो क्षेत्र है जिसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, यहां पर सबसे अधिक हम लोगों को क्या मिलता है, मूंगा जीव या प्रवाल भित्तियां मिलेगी। क्यों, क्योंकि इस स्थान वाले क्षेत्र पर तापमान क्या होता है, अधिक होता है। तो निर्माण के आधार पर हम लोगों ने द्वीप के कितने प्रकार देख लिए, लगभग 5 प्रकार देखे। पहला, विवर्तनिक द्वीप कैसे बनेगा, जब किसी भूभाग आंशिक रूप से नीचे धंस जाए या जली वाले क्षेत्र के कारण या जली वाले क्षेत्र में जो चट्टाने हैं वो आपस में टकरा करके ऊपर उठ जाए तो उससे बनने वाला जो द्वीप होगा वो विवर्तनिक द्वीप होगा। जैसे अटलांटिक महासागर में वेस्ट इंडीज और अंडमान और निकोबार के कुछ द्वीप, सम आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार। दूसरा हम लोगों ने देखा था अपर्दन मूलक द्वीप, जब किसी माउंट्स, हिल्स, पर्वत, पहाड़ी या टीले वाला जो क्षेत्र है और यदि उस पे आइस कवर्ड, बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र, क्योंकि वह स्थान ठंडे क्षेत्र में होगा, हम लोग देखेंगे हायर लेटीट्यूड पर लोकेटेड होगा, तो जब वहां बर्फ का मेल्टिंग होगा, आइस की मेल्टिंग होगी, जब वहां बर्फ पिघलेगा तो पिघलने के साथ वहां मुलायम चट्टान टूट करके आ जाएगी और कठोर चट्टान अपनी जगह पर शेष रह जाएगा। उस कठोर चट्टान वाले भाग का जब चारों तरफ घेराव हो जाए किससे, पानी से, तो उससे बनने वाला जो द्वीप होगा उस द्वीप को हम कह देंगे अपर्दन मूलक द्वीप। और इसका सर्वोत्तम उदाहरण हम लोगों ने देखा है कौन सा, ग्रीनलैंड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखे थे तीसरे प्रकार का निक्षेप मूलक द्वीप, कि जब नदियां, सागरी लहरें या फिर हिमानियां अपने साथ जो चट्टानी भाग को तोड़ करके लेकर आती है अपर्दन क्रिया के द्वारा, जब उसका जमाव कुछ इस प्रकार से कर दे कि वह चारों तरफ घिर जाए पानी से, तो उससे बनने वाला जो द्वीप होगा वह क्या कहलाएगा, निक्षेप मूलक द्वीप। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे पास में हमारे भारत का, असम का ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया हुआ माजुली द्वीप, जो विश्व का एक सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला हम लोगों ने देखा है कि जब सागर, महासागर या महासागरी कटक या तट वाले क्षेत्र के किनारे ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा, मैग्मा, खास करके हम लावा वर्ड यूज करेंगे यहां पर, जब ठंडा होकर के जम जाएगा तो उसके जमने से जो द्वीप बनेगा उस द्वीप को क्या कहा जाएगा, ज्वालामुखी द्वीप कहा जाएगा। जैसे उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं भारत का बेरन द्वीप, नारकोडम द्वीप, दोनों बंगाल की खाड़ी में है। यदि आप लोग देखना चाहेंगे एटलस खोल करके तो उत्तरी अंडमान वाला जो क्षेत्र है उसके आप लोग राइट हैंड साइड जाकर के देखेंगे, दोनों द्वीप आपको दिख जाएंगे। दूसरा हम लोग उदाहरण देख रहे थे इसके दो और, प्रशांत महासागर में एल्यूशियन द्वीप और दूसरा हवाई द्वीप, ये दोनों आपको प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में मिल जाएंगे। और अगला हम द्वीप का एक प्रकार देख रहे थे, पांचवा प्रवाल द्वीप। प्रवाल मूंगा, मूंगा एक प्रकार का जीव है, जब उसकी अत्यधिक क्वांटिटी में डेथ होगी, अत्यधिक मात्रा में जब वो मर जाएंगे
तो उनके कंकाल जो होंगे कैल्शियम कार्बोनेट के जो बने हैं, उनके एक जगह इकट्ठा होने से जो द्वीप बनेगा उस द्वीप को कहा जाएगा प्रवाल द्वीप। क्या कहा जाएगा? प्रवाल द्वीप। जिसके उदाहरण हमने देखे लक्षद्वीप है और मालदीव है। इसके अलावा भी हम लोग देखना चाहेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी वाला क्षेत्र है जहां पर कोरल सागर है, उस कोरल सागर के यदि हम थोड़े से राइट में चलेंगे तो वहां पर फिजी, फुनाफुटी आपको दो द्वीपीय देश मिल जाएंगे। लगभग उनका आसपास वाला जो क्षेत्र है वह भी किससे बना हुआ है? प्रवाल जो भित्तियां हैं या प्रवाल जो है आपका कोरल रीफ है उसके डिपोजिशन से उनका निर्माण हुआ है, या मूंगा का जो कंकाल है उसी के जमाव से उनका निर्माण हुआ है। तो बच्चों आज हम लोगों ने यहां पर देखा है कि भारत में या विश्व में कितने प्रकार से द्वीप का निर्माण हो सकता है। कल मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में भारत के जो दो बड़े द्वीप समूह हम लोगों को दिखाई देते हैं, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उनके कौन कौन से भाग कहां कहां पर स्थित है और वहां पर कौन कौन से हम लोग को इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने को मिलते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल हम मिलेंगे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।